हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड बताया, दैट इज कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अदर फैक्टर को कांस्टेंट मानेंगे और प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में हमेशा रिलेशन रहेगा इनवर्स। प्राइस बढ़ेगी तब क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, या फिर प्राइस गिरेगी तब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो ये रिलेशन इनवर्स क्यों है? तो इसका रीजन है एलडीएमयू इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तीन रीजन है, एलडीएमयू, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। एक बात और, एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? एग्जाम में या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन करें लॉ ऑफ डिमांड की कोई एक रीजन, या फिर वाई देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड रीजंस। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन क्यों है? अपने आंसर को सपोर्ट करें वैलिड रीजन के साथ। अल्टीमेट आपको रीजंस लिखने हैं। तो तीन रीजन है, एलडीएम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सबसे पहला एलडीएम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कहता था कि एक कंज्यूमर जैसे जैसे गुड्स कंज्यूम करेगा, हर बार एक्सटर्नल सेटिस्फेक्शन रिड्यूस होगा। जैसे जैसे कंज्यूमर गुड्स करेगा कंज्यूम, जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो यूटिल्स के फॉर्म में हमेशा होगा डिक्रीज। यही कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब कस्टमर जानता है कि हर बार मुझे सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होना है, तो मैं बार बार सेम प्राइस पेड क्यों करूं? इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहता था कस्टमर केवल उतनी ही क्वांटिटी खरीदेगा जिस क्वांटिटी तक प्राइस और सेटिस्फेक्शन दोनों रहेंगे इक्वल। जिस क्वांटिटी तक प्राइस और सेटिस्फेक्शन रहेंगे इक्वल, प्राइस एंड सेटिस्फेक्शन इन दी फॉर्म्स ऑफ मनी। मैंने यहां माना है एक यूटिल में 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन, तो 20 यूटिल में 20 रुपए का, 16 यूटिल में 16 रुपए का और 10 यूटिल में 10 रुपए का। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग कंज्यूमर केवल उतनी ही यूनिट परचेज करेगा जहां पर सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड इन दी फॉर्म्स ऑफ मनी और प्राइस होगी इक्वल। फोर्थ यूनिट कंज्यूमर कब परचेज करेगा? फोर्थ यूनिट से कंज्यूमर जानता है मिलने वाला है 4 यूटिल का सेटिस्फेक्शन, तो मैं वापस 10 रुपए पेड क्यों करूं? मैं पेड करूंगा जितने यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसे कन्वर्ट करेंगे मनी के फॉर्म में और फिर उसके इक्वलेंट प्राइस पेड करेंगे। अल्टीमेट जब प्राइस हुई डिक्रीज, तब कस्टमर ने डिमांड की इंक्रीज। एज पर एलडीएमयू वी नो एडिशनल सेटिस्फेक्शन रिड्यूसेस बाय ईच एडिशनल यूनिट, देन व्हाई कंज्यूमर पेज सेम एंड सेम प्राइस अगेन एंड अगेन। कंज्यूमर बार बार सेम प्राइस पेड क्यों करेगा? कंज्यूमर अगली यूनिट तब परचेज करेगा जब दुकानदार उससे कम प्राइस चार्ज करेगा। तो ये पहला रीजन एलडीएमयू इफेक्ट। दूसरा इनकम इफेक्ट। बात याद रखें, रीजंस में हमेशा अदर फैक्टर्स मानने हैं कांस्टेंट। वो क्यों? क्योंकि जब भी इनकम इफेक्ट आता है, कुछ बच्चे लिख देते हैं एज इनकम राइजेस डिमांड राइजेस, इनकम फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी डिमांड बढ़ती जाएगी, इनकम गिरेगी डिमांड गिरती जाएगी। सही तो है, लेकिन ये रीजन नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग इनकम रहनी चाहिए कांस्टेंट। आप लोगों ने इनकम ही चेंज कर दी, तब आपने जो अदम्पशन थी वो वायलेट कर दी। लॉ ऑफ डिमांड का एक अदम्पशन था इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, तो आप लोगों ने जैसे ही इनकम इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर दी, अदम्पशन वायलेट हो गई। अदम्पशन वायलेट तो लॉ वायलेट। इसलिए इनकम रहेगी कांस्टेंट। इनकम इफेक्ट कहता है इनकम कस्टमर की हमेशा रहेगी कांस्टेंट। प्राइस में चेंज होने की वजह से, प्राइस में चेंज होने की वजह से कस्टमर की परचेजिंग पावर होगी चेंज। प्राइस चेंज होगी, कस्टमर की परचेजिंग पावर चेंज होगी, और उस परचेजिंग पावर में चेंज होने की वजह से कस्टमर या तो ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा या कम क्वांटिटी परचेज करेगा। फॉर एग्जांपल, सपोज कस्टमर की जो इनकम है वो है 100 रुपए, कस्टमर की इनकम है 100 रुपए, और गुड ए की प्राइस वो है सपोज 10 रुपए पर यूनिट। प्राइस है 10 रुपए पर यूनिट, इनकम 100 रुपए, प्राइस 10 रुपए पर यूनिट। इसका मतलब कंज्यूमर गिवन इनकम में कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है? कंज्यूमर गिवन इनकम में क्वांटिटी खरीद सकता है 10 यूनिट्स। कंज्यूमर 10 यूनिट परचेज कर सकता है। इन केस अगर ये प्राइस डिक्रीज हो जाए, अगर ये प्राइस कम हो जाए, अगर ये प्राइस 10 से 5 हो जाए, 5 रुपीज पर यूनिट, अब कंज्यूमर गिवन इनकम में कितनी यूनिट खरीद सकता है? अब वो खरीद पाएगा 20 यूनिट। इसका मतलब पहले उसकी इनकम अलाउ कर रही थी 10 यूनिट ही केवल, लेकिन अब इनकम अलाउ कर रही है 20 यूनिट। देखोगे तो आप लोग इनकम अब भी कांस्टेंट है, लेकिन परचेजिंग पावर बढ़ी। परचेजिंग पावर क्यों बढ़ी? क्योंकि प्राइस चेंज हो गई।
अगर प्राइस बढ़ जाए, सपोज प्राइस हो जाए 20 रुपए पर यूनिट, अब कस्टमर कितनी खरीद पाएगा? केवल 5 यूनिट। इसे बोलते हैं रियल इनकम इफेक्ट या फिर इनकम इफेक्ट। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। इनकम वही कांस्टेंट रहेगी, लेकिन परचेजिंग पावर होगी चेंज। इनकम इफेक्ट स्टेट्स इनकम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, बट व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस, when there is change in price, purchasing power of a customer changes. If price reduces, then he can purchase more number of units in compared to the previous option, and if price increases, then he can purchase less number of units. So we can say purchasing power will decrease as price rises, purchasing power will increase as price decreases. ये था दूसरा इनकम इफेक्ट। उम्मीद है यहां तक हम दोनों इफेक्ट अच्छे से समझ चुके हैं। इनकम इफेक्ट में वापस बता दूं, आप लोग इनकम आपने इंक्रीज कर दी, आंसर वहीं गलत हो जाएगा। जैसे आपने लिख दिया इनकम राइजेज, डिमांड राइजेज, आंसर वहीं हो गया गलत। केवल आपको प्राइस के कंटेक्स्ट में ही लिखना है। नंबर 3 है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया हुआ है। सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल किए जा सकें, जैसे टी और कॉफी। अपन माने दोनों की यदि प्राइस सिमिलर है, तो टी और कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। टी और कॉफी, कोलगेट और पेप्सोडेंट, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। डीजल वाली गाड़ी और पेट्रोल वाली गाड़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट गुड मींस ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहां पर कैसे रोल प्ले करेगा? क्यों? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है। तो सपोज जो अपना गुड है, जो ओन गुड है, वो है टी, ओन गुड है टी, और जो अपना सब्स्टिट्यूट गुड है वो है कॉफी। आज यदि अपने गुड की प्राइस इंक्रीज होती है, आज यदि चाय की प्राइस इंक्रीज हो जाए, तब जो लोग पहले चाय पी रहे थे अब वो कॉफी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। इट मींस इफ देयर इज राइज इन प्राइस ऑफ टी, डिमांड ऑफ टी फॉल्स, और वी कैन से डिमांड ऑफ substitute good, that is coffee, increases, and there is decrease in price of tea, then those consumers, ऐसे consumers जो पहले कॉफी कंज्यूम कर रहे थे, will consume now tea, so we can say demand of tea rises. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सीधी सी बात कहता है ऐसे प्रोडक्ट जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी जगह अगर वो हमें नहीं मिले या उनकी प्राइस में कुछ इंक्रीमेंट हुआ, तो हम इनके जैसे कोई दूसरे गुड्स कंज्यूम कर सकते हैं। तो दोनों गुड एक दूसरे के माने जाएंगे सब्स्टिट्यूट, और यदि हमारे सब्स्टिट्यूट गुड में चेंज होता है, गुड की प्राइस में चेंज होता है, तो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा। यदि अपने गुड की प्राइस बढ़ी तो अपनी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि मेरा सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर सब्स्टिट्यूट गुड है तभी काम करेगा। और यदि हमारे गुड की प्राइस डिक्रीज हो गई तो हमारे गुड की डिमांड राइज होगी, क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूट जो गुड है उसके यूजर अपने गुड को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। वापस अजम्पशन याद रखनी है, केवल प्राइस चेंज होगी अपने गुड की, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस चेंज नहीं होगी। ये बात थी बच्चों तीसरा रीजन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक बात और याद रखनी है, सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं दो टाइप की, एक तो होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट, और एक होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट ऐसा सब्स्टिट्यूट जो दिखने में हर एक एस्पेक्ट में सेम है, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। और क्लोज सब्स्टिट्यूट जो कुछ पैरामीटर्स पर डिफरेंट है लेकिन काम एक जैसा करता है, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है। और इस क्लोज और परफेक्ट की जो डिटेल हम डिस्कशन करेंगे वो मार्केट वाले टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। अभी तो याद रखना है केवल सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब जब दो गुड एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल किए जा सकें, या फिर जब एक गुड की प्राइस और दूसरे की डिमांड में रिलेशन है पॉजिटिव। बच्चों ये बात थी तीन रीजन, एलडीएम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एलडीएम इफेक्ट कहता है अगर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हर बार डिक्रीज होना है तो सेम प्राइस पेड क्यों करे। इनकम इफेक्ट कहता है
प्राइस चेंज होगी तब कस्टमर की परचेसिंग पावर चेंज होगी, प्राइस होगी रिड्यूस, परचेसिंग पावर इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, परचेसिंग पावर डिक्रीज। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यदि हमारे गुड की प्राइस डिक्रीज होगी तो हमारा जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसके जो यूजर है वो हमारा गुड कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनके लिए फायदा है। यदि हमारे गुड की प्राइस इंक्रीज होगी तो हमारे यूजर भी जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। ये बात थी बच्चों ओवरऑल आज के लेक्चर के बारे में, रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे हम अपने अगले लेक्चर्स में। कोई और यदि आपकी क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे अपने अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।